Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing well. Dear students, I heartily welcome you to Horizon Minds Academy official YouTube educational channel, where we make learning simple, clear, and effective. Dear students, my name is Aziz Sajjad. I am MA in English Literature and BS in English Applied Linguistic, and currently completing my MPhil degree as a specialization in English field. Dear students, आज हम क्लास 10th का चैप्टर इकोलॉजी शुरू करने लगे हैं. आज इस कंप्लीट वन शॉर्ट में मैं आपको इकोलॉजी की तकरीबन तमाम डिटेल कराऊंगा. डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं अपना लेक्चर. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी से आपको आमांग वाकिफ़ कर देता हूँ. डियर स्टूडेंट, तो जैसे हमारे चैप्टर का नेम है इकोलॉजी, सबसे पहले इसको एलाबोरेट करते हैं, इसकी वजाहत करते हैं कि इकोलॉजी का मतलब क्या होता है. डियर स्टूडेंट, तो इकोलॉजी को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं. इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज़ द रिलेशनशिप्स between living organisms and their environment. Dear students, अगर हम इसको यूँ एक्सप्लेन करें तो आपको समझ आ जाएगी कि ecology tell us how organisms interact with each other, how organisms interact with non-living things such as air, water, soil, sunlight and temperature. डियर स्टूडेंट, मैं आपको एग्जांपल्स इसकी वजाहत कर देता हूँ. जैसे कि एक फॉरेस्ट में डियर जो होता है वो प्लांट खा लेता है और टाइगर जो है वो हिरन को खा लेता है. हिरन जो प्लांट जो है वो सनलाइट की मदद से अपनी खुराक तैयार करते हैं. डियर स्टूडेंट, इस तरह जो ये तमाम इंटरेक्शन हुई डियर और प्लांट के दरमियान और प्लांट और टाइगर के दरमियान. डियर स्टूडेंट, इन तमाम इंटरेक्शन डियर स्टूडेंट, इसका मतलब होते हैं मेल जोल, तफाली, एक दूसरे से मेल जोल करना. डियर स्टूडेंट, इस तरह ये तमाम इंटरेक्शन हम किस में पढ़ते हैं? इकोलॉजी में पढ़ते हैं. देयरफॉर इकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट. डियर स्टूडेंट, इकोलॉजी दो लफ्ज़ों से मिलके बना है. इको का लिटरल मीनिंग होता है होम और एनवायरनमेंट, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ. इस तरह इकोलॉजी हुआ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर होम और एनवायरनमेंट. डियर स्टूडेंट, इकोलॉजी जो है ये बहुत सारे इकोसिस्टम की पढ़ाई होती है. डियर स्टूडेंट, तो इकोसिस्टम को समझ लेते हैं. An ecosystem is a community of living organisms and their non-living environment interacting together as a system. Dear student, ecosystem दो चीज़ों से मिलके बनता है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से. बायोटिक यानी जानदार, जैसे पौधे, जानवर और छोटे छोटे अशरात जो माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, और बेजान चीज़ें जैसे पानी, हवा, मिट्टी, सूरज की रोशनी और दरगे हरारत, गर्मी या सर्दी. डियर स्टूडेंट, इस तरह बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट है ये जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे पर इनका इन्हिसार होता है तो इसी से इकोसिस्टम बनता है. और इकोसिस्टम की पढ़ाई क्या होती है? इकोलॉजी होती है. मिसाल के तौर पे इकोसिस्टम में अगर आप समझ ले, एक नदी का जो इकोसिस्टम होता है उसमें जो जानदार चीज़ें होती है वो मछलियाँ होती हैं, मेंढक होते हैं, एल्गी होती है, खाई होती है, और जरासीम बैक्टीरिया होते हैं. और जो बेजान चीज़ें जो उस इकोसिस्टम में होती है एबायोटिक, वो पानी होता है, सूरज की रोशनी होती है, और उस पानी में हल मादिनियात होती हैं और दर्जा हरारत होते हैं. इस तरह ये तमाम चीज़ें मिलके एक नदी का पाउंड का इकोसिस्टम बनाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम में जानदारों का जो आपस में तफाउल होता है,
आपस में जो वास्ता पड़ता है वो दो किस्म का वास्ता पड़ता है, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन और एक होता है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। डियर स्टूडेंट, अगर मैं इन दोनों लफ्ज़ों का एलिबरेट करूँ तो इंटर का मतलब होता है बिटवीन, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन नाम से ही जाहिर है ये दो अलग जो जानदार होंगे उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होगी, जो उनका आपस में वास्ता पड़ेगा, वो खाने के लिए हो सकता है, वो किसी भी चीज़ के लिए, वो हैबिटेट के लिए, खाने के लिए और रिहाइश के लिए और सर्वाइवल के लिए इंटरेक्शन हो सकती है। और इंट्रा मीन विद इन मतलब एक ही जैसे जानदारों के दरमियान जब इंटरेक्शन होती है तो वो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन होती है, और दो अलग मुख्तलिफ किस्म के जानदारों के दरमियान जब इंटरेक्शन होती है वो होती है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। डियर स्टूडेंट, जो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन होती है तो दो एक जैसे जानदारों के दरमियान होती है तो ये ज़्यादा सवियर होती है, ये ज़्यादा हार्श होती है, जबकि इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन ये इतनी सवेयर नहीं होती, इतनी हार्श नहीं होती। इसमें जो दो जानदार होते हैं एक या बहुत छोटा होता है या बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा जानदार जो होता है वो छोटे जानदार से आराम से रिहाइश, खाना पीना और अपनी सर्वाइवल के लिए तमाम चीज़ें छीन लेता है। डियर स्टूडेंट, तो रीडिंग करते हैं इसकी और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा और आपको आसान अल्फाज में ये इंशाल्लाह ये मैं मास्टर करा दूंगा ये चैप्टर। Interactions in ecosystem. Interaction among organisms play a key role in determining the distribution and abundance of organism in the ecosystem. Dear student, तो जो बुक का जो राइटर है, जो बायोलॉजिस्ट है, वो ये कहना चाहता है कि एक इलाके में कितने जानदार होंगे, उनकी आबादी कितनी होगी, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि वहाँ पे इंटरेक्शन कौन सी हो रही है, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन हो रही है या इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन हो रही है। तो एक जैसे जानदारों के दरमियान सोर्सेज के लिए कंपटीशन है या दो अलग जानदारों के दरमियान सोर्सेज और रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन है। इसी से पता चलेगा कि किस जानदार की आबादी किस इलाके में किस तरह होगी, या ज़्यादा होगी या कम होगी। The environment of an organism includes the other organisms that live there. Dear student, और जो बायोलॉजिस्ट है इस बुक का वो ये कहना चाहता है कि इन्वायरमेंट पे भी बहुत डिपेंड करता है कि उस इलाके में किस जैसे जानवर होंगे या किस जैसे अशरात, नबातात, परिंदे, परिंद या पौधे, दरख्त वगैरह होंगे। वो उस इलाके के इन्वायरमेंट माहौल पे भी बहुत डिपेंड करता है। डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी का एक रूल है कि अपने हर जगह का अपना फ्लोरा और फाना होता है। फ्लोरा कहते हैं हर जगह के अपने पौधे दरख्त होते हैं, और फाना कहते हैं हर जगह के अपने जानवर होते हैं, परिंद होते हैं। The living organism interact with one another in many different ways. डियर स्टूडेंट, तो ये जो रूल है ये तो इस दुनिया का रूल है कि कोई जानदार दूसरे जानदार के बगैर रह नहीं सकता है। एक जानदार दूसरे जानदार से ज़रूर किसी न किसी चीज़ पर उसका वास्ता पड़ता है, चाहे उसकी ज़रूरियात हो या कुछ भी वो हो सकता है, जैसे खुराक की ज़रूरत या रिहाइश की ज़रूरत या अपने सर्वाइवल की ज़रूरत के लिए वो दूसरे जानदार पर निर्भर करता है। The interaction among organisms may be beneficial or harmful to the interacting species. डियर स्टूडेंट, तो कहता है ये जो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन होती है और इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन होती है, तो एक जैसे जानदारों के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है, तफाउल होते हैं, मेल जोल होते हैं, या जो दो अलग किस्म के जानदारों के दरमियान इंटरेक्शन होती है, डियर स्टूडेंट, ये फ़ायदेमंद भी हो सकती है दोनों के लिए, या दोनों के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है, या एक के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, एक के लिए नुकसानदेह हो सकती है, या दूसरे के लिए नुकसानदेह हो सकती है। डियर स्टूडेंट, तो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन की पहली टाइप है कंपटीशन। कंपटीशन यानी मुकाबला। डियर स्टूडेंट, जैसे नाम से ही जाहिर है
तो ये कंपटीशन जो है ये इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है और इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है। डियर स्टूडेंट, ये दोनों टाइप की जो इंटरेक्शन है उसमें आता है कंपटीशन। डियर स्टूडेंट्स, in competition, each of the two interacting organisms has a negative impact on each other. Dear student, तो जो बायोलॉजिस्ट है इस बुक का वो ये कहना चाहता है कि जो कंपटीशन होता है वो जो दोनों जानदार होते हैं दोनों के लिए क्या होता है, नुकसानदेह होता है। तो किसी का फ़ायदा कंपटीशन में नहीं हुआ आज तक दुनिया में। जो लोग आपस में मुकाबले में आएंगे दोनों का नुकसान होगा। Competition is more likely when different organisms share an important resources such as nutrients or space that is in a short supply. Dear student, तो बायोलॉजिस्ट इस बुक का ये कहना चाहता है कि सबसे जो खतरनाक जो सबसे जो अहम और सबसे जो लाजिम किस्म की जो इंटरेक्शन है वो ये कंपटीशन होता है जब ना दो जानदारों के दरमियान ना कंपटीशन हो, या रिहाइश की नहीं या खुराक के लिए। जब खुराक क्या हो वाफिर मकदार में ना हो बल्कि कम मकदार में हो, तो दोनों को सेम रिसोर्सेज और सोर्सेज के लिए कम्पीट करना पड़ जाए। Each competing individual reduce the resources available to other. Dear student, जब माहौल में सोर्सेज और रिसोर्सेज ज़राए और वसाइल जैसे कि पानी, खुराक, रिहाइश की तंगी होगी तो ज़ाहिरी बात है ऑटोमेटिकली कंपटीशन डेवलप हो जाएगा उन जानदारों के दरमियान, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वो उस सोर्सेज और रिसोर्सेज पर काबिज आ जाएगा। वो या जो ना खाने पीने की चीज़ें या रिहाइश पर कब्जा कर लेगा। द कंपटीशन में भी इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। डियर स्टूडेंट, तो जो हमारी सबसे पहले टाइप है कंपटीशन, डियर स्टूडेंट, ये दोनों किस्म की इंटरेक्शन में आती है। इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन में दोनों में आती है। डियर स्टूडेंट, आगे उसने इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की थोड़ी सी वजाहत की है और बताया कि ये क्या होती है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले उसने इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन की वजाहत की। वो ये है कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इज द कंपटीशन अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। For example, two birds of the same species may fight over the use of or tree hole to use as nest sites. Dear student, तो इंट्रा-स्पेसिफिक, इंट्रा जैसे नाम से ज़ाहिर है within, इंट्रा मीन within, ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है इंट्रा जिसका मतलब होता है within, के अंदर। Dear student, इंट्रा-स्पेसिफिक इंटरेक्शन की उसने ये मिसाल दी है कि जैसे एक जैसे परिंदों के दरमियान दरख्तों में सुराखों पर मुकाबला करना, झगड़ा करना, आपस में कंपटीशन करना कि इस पे मैं घोंसला बनाऊंगी। और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की उसने ये मिसाल दी है। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज द कंपटीशन अमंग द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज ड्यू टू दिस एन एंटायर स्पीसीज मे बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम हैबिटेट वेयर इट कैन नॉट कम्पीट सक्सेसफुली। दूसरी मिसाल उसने इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की दी है। इंटर मीन बिटवीन, दो अलग किस्म के जानदारों के दरमियान जो कंपटीशन होता है, मुकाबला होता है सोर्सेज और रिसोर्सेज के लिए, जब वो कम्पीट करते हैं खुराक, पानी और रिहाइश के लिए। तो डियर स्टूडेंट, ये कहता है कि जब हमारे पास सोर्सेज और रिसोर्सेज लिमिटेड होती है तो जो दो मुख्तलिफ किस्म के जानदार आपस में मुकाबला करेंगे रिसोर्सेज और सोर्सेज के लिए, तो जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो सारी जो ज़राए और वसाइल होंगे उन पर कब्ज़ा कर लेगा, और जो कमज़ोर होगा उसका नाम व निशान वहाँ से, उस हैबिटेट से, उस मस्कन से मिट जाएगा। डियर स्टूडेंट, दूसरी टाइप हमारे पास है प्रेडेशन। डियर स्टूडेंट, ये भी दोनों टाइप की इंटरेक्शन में आती है। इंटर और इंट्रा स्पेसिफिक दोनों टाइप की इंटरेक्शन में ये प्रेडेशन लाई करती है। डियर स्टूडेंट, प्रेडेशन मैंने शिकार और शिकारी। प्रेडेटर कहते हैं शिकारी को और प्रे कहते हैं उसके शिकार को। डियर स्टूडेंट, प्रेडेशन इज द फीडिंग ऑफ वन ऑर्गेनिज्म ऑन द अदर। डियर स्टूडेंट, तो उससे सबसे पहले प्रेडेशन की जो डेफिनेशन दी है वो ये कहता है कि प्रेडेशन जो है उसकी आप यूँ तारीफ कर सकते हैं कि इसमें एक जानदार जो वो दूसरे पर क्या करता है, हाथ साफ करता है, उसे खा जाता है। इट इज़ एन
interaction where one species eat another, the consumer is called a predator and the food species is known as the prey. Dear student, तो कहता है कि जो जो शिकार करने वाला होता है, जो खाने वाला होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेडेटर, शिकारी। और जो जो जिसका वो शिकार करता है, जो उसका शिकार होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रे कहते हैं। All carnivores animals are predator. For example, the lion is the predator and buffalo are the prey. Dear student, अब उसने जो बताया कि हमारे पास जो ज़्यादातर प्रेडेटर होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं। कार्निवोर उन जानदारों को कहते हैं जो गोश्तखोर होते हैं। तो प्रेडेशन की उसने मिसाल दी कि जैसे शेर जो है ना वो भैंसों को खा जाता है, तो शेर क्या है? प्रेडेटर है, और जो भैंस है वो क्या है? प्रे है, उसका शिकार है। Certain plant are carnivorous plant. Dear student, तो उसने कुछ प्लांट्स में से भी मिसाल दी है प्रेडेशन की। उसने ये कहा है कि कुछ प्लांट भी हमारे पास ऐसे होते हैं जो गोश्तखोर होते हैं, और समटाइम कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, और कहते हैं उनको जो अशरात को खाने वाले, कीड़े मकोड़ों को खाने वाले पौधे भी कहा जाता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट trap insect because they grow in soil which is usually poor in nutrition. Dear student, तो जो बायोलॉजिस्ट है इस बुक का, वो ये कहना चाहता है कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, जो कीड़े मकोड़ों को खाने वाले पौधे होते हैं, वो क्यों कीड़े मकोड़ों को खाते हैं? वो कहता है इस वजह से खाता है क्योंकि उन जो जिस मिट्टी में, जिस जगह पे, जिस हैबिटेट में वो उगे होते हैं, जैसे खुश्की में या दलदली इलाके में जहाँ पे पानी ना हो, न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिट्टी में उन्हें वाफिर मकदार में ना मिले, तो अपनी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पूरी करने के लिए वो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, और वो क्या होते हैं? गोश्तखोर पौधे बन जाते हैं। They are green in color and they make their own food. For example, pigeon or Venus flytrap and sundew. Dear student, तो यहाँ पे बायोलॉजिस्ट इस बुक का ये कहना चाहता है कि ये जो इनमें भी ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है, और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन जैसा कि फोटोसिंथेसिस में जो न्यूट्रिएंट इनको नहीं मिलते और जो मिट्टी से भी इनको न्यूट्रिएंट नहीं मिलते, तो जैसे प्रोटीन, नाइट्रोजन जिस मिट्टी में कम होगा, अमीनो एसिड नहीं होंगे उस मिट्टी में, मिनरल नहीं होंगे, नाइट्रोजनियस बेस, तो वो नाइट्रोजन जो है वो कीड़े मकोड़ों को खा के प्रोटीन से वो हासिल करेंगे वो पौधे। और उसने मिसाल दी है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट में हमारे पास 3 किस्म के पौधे जो हैं वो नुमाया है। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन हमारी बुक में 3 जो ज़्यादा मशहूर पौधे हैं इंसेक्टिवोरस कार्निवोरस प्लांट, वो दर्ज झैल है। पिचर प्लांट, डियर स्टूडेंट, ये सबसे पहली तस्वीर आपने देखी होगी, पिचर प्लांट है। दूसरा है वीनस फ्लाई ट्रैप, और तीसरा है सनड्यू। डियर स्टूडेंट, अब इंटरेक्शन की तीसरी टाइप आ गई है सिम्बायोसिस। डियर स्टूडेंट, सिम्बायोसिस को अगर डिफाइन किया जाए, इसका लफ्जी मतलब होता है लिविंग टुगेदर, मतलब एक साथ रहना, एक साथ रहना। Symbiosis is any intimate long-term relationship between organism and different species. Dear student, तो बायोलॉजिस्ट इस बुक का ये कहना चाहता है कि सिम्बायोसिस में होता है यूँ है कि दो जानदार मिल के रहते हैं, या एक जानदार दूसरे जानदार के अंदर रहता है, या उसके जिस्म के बाहर रहता है, या कम अरसे के लिए या ज़्यादा अरसे के लिए, या वो तो अलग किस्म के जानदार होते हैं। डियर स्टूडेंट, स्पीसीज उन जानदारों को कहते हैं जो फर्टाइल होते हैं, जो आगे बच्चे पैदा कर सकते हैं। जैसे अगर हम ना डंकी और हॉर्स का क्रॉस कराए तो म्यूल पैदा होता है। तो डंकी और हॉर्स जो हैं वो तो स्पीसीज हैं, लेकिन जो म्यूल है उसको स्पीसीज नहीं कहेंगे क्योंकि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, वो फर्टाइल नहीं है, तो वो स्पीसीज नहीं कहलाएगा। डियर स्टूडेंट, तो सिम्बायोसिस में भी वो यूँ कह रहा है कि इसमें दो अलग जानदार कम अरसे के लिए या ज़्यादा अरसे के लिए एक साथ रहते हैं, या एक जानदार दूसरे जानदार के जिस्म के अंदर रहता है या उसके जिस्म के बाहर रहता है, और उससे खुराक, रिहाइश और अपने ज़िंदगी की बका को मुमकिन बनाता है। न्यूट्रिशन इज कॉमनली इन्वॉल्व। डियर स्टूडेंट, तो इसमें जो बायोलॉजिस्ट कहना चाहता है कि ज़्यादातर जो सिम्बायोसिस होती है वो ना खुराक के लिए होती है। द पार्टनरशिप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आर कॉल्ड सिम्बायोम्स, मे बेनिफिट बी अनअफेक्टेड
or unaffected by or be harmed by the relationship. Symbiosis take three forms: parasitism, mutualism, commensalism. डी स्टूडेंट तो बायोलॉजिस्ट इस बुक का ये कहना चाहता है कि जो सिम्बायोसिस जो जानदार करते हैं, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, उन जानदारों को हम सिम्बायोन्ट्स कहते हैं। और सिम्बायोसिस में ज़्यादातर इस तरह होता है कि या दोनों का फ़ायदा हो जाता है या एक का फ़ायदा हो जाता है और एक को कुछ नहीं होता, या दोनों को ही नुकसान होता है। डियर स्टूडेंट, इसमें सर फिर उसने कहा कि सिम्बायोसिस की 3 टाइप्स है: पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म। डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं आपको पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म का बता दूं। डियर स्टूडेंट, पैरासाइटिज्म में होगा यूँ कि एक जानदार जो होगा उसको तो फ़ायदा होगा, लेकिन दूसरा जानदार जो उसका होस्ट होगा, जिसके अंदर वो रह रहा होगा, उसके जिस्म के अंदर रह रहा होगा, उसके जिस्म के बाहर रह रहा होगा, उसको क्या करेगा? नुकसान पहुँचाएगा, उसको बीमार करेगा या उसको मार देगा। और डियर स्टूडेंट, दूसरा है म्यूचुअलिज्म में दोनों जानदारों का फ़ायदा होगा। और कमेंसलिज्म में जो होस्ट होगा उसे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो पैरासाइट होगा उसको फ़ायदा होगा। डियर स्टूडेंट, तो पैरासाइटिज्म समझ लेते हैं। The association between a parasite and its host is called parasitism. Dear student, तो पैरासाइटिज्म की उसने ये डेफिनेशन दी है कि पैरासाइटिज्म में एक होस्ट होता है, मेज़बान होता है, और एक जो पैरासाइट होता है, जो मेज़बान होता है, जो उसके जिस्म के अंदर रहने आया होता है या उसके जिस्म के ऊपर रहने आया होता है। पैरासाइट ड्राइव्स फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द बॉडी ऑफ होस्ट एंड इट टर्न्स हार्म्स इट। डियर स्टूडेंट, तो पैरासाइटिज्म में होता है जो पैरासाइट होता है, जो मेज़बान होता है, जो मेज़बान होता है, वो जो है जो मेहमान, जो पैरासाइट होता है, जो मेहमान बन के जो मेज़बान के अंदर रहने आया होता है, होस्ट के अंदर रहने आया, तो बदले में उसको क्या करता है? जो पैरासाइट होता है उससे खुराक भी लेता है, उसे रिहाइश भी लेता है, उसे अपनी हर ज़रूरियात पूरी करता है, लेकिन बदले में उसको बीमार करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है या उसे मार देता है। In a parasitic relationship, the parasite lives in or on the host body. डियर स्टूडेंट, तो कहता है पैरासाइटिज्म भी 2 किस्म की होती है, पैरासिटिक रिलेशनशिप भी 2 किस्म की होती है। या पैरासाइट जो होता है वो होस्ट के अंदर रह रहा होता है या उसके जिस्म के ऊपर रह रहा होता है। अब पैरासाइट जो है उसके जिस्म के अंदर रह रहा है तो उसको कहेंगे इंडो पैरासाइटिज्म। और अगर उसके जिस्म के ऊपर रह रहा है और ऊपर से उसे रिहाइश ले रहा है और ऊपर से उसे अपनी खुराक निकाल रहा है, तो उसको एक्टोपैरासाइटिज्म कहेंगे। फिर उसने मिसाल दी है कि एक्टोपैरासाइटिज्म में लीच की मिसाल, ये जो लीच होती है इसकी मिसाल, और लाइस जो हमारे सर में जुएं हो जाते हैं, इनकी मिसाल जो है ये क्या एक्टोपैरासाइटिज्म की है। और एंडोपैरासाइटिज्म की मिसाल उसने टैब वॉर्म, लिवर फ्लूक, राउंड वॉर्म और मलेरिया पैरासाइट प्रोटोजोअन की प्लाज्मोडियम की दी है। ये जो टैब वॉर्म होता है ये कीड़ा होता है जो पेट में हो जाता है, और अगर इंसान के पेट में होगा तो इसको टैब वॉर्म कहेंगे, अगर कुत्ते के पेट में होगा तो इसे राउंड वॉर्म कहेंगे। और लिवर फ्लूक जो होता है ये जिगर में जो है ये कीड़ा पैदा हो जाता है। और मलेरिया पैरासाइट जैसे प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है, मच्छर के पेट में रखता है वेक्टर के तौर पर, और जब इंसान को काटता है तो उसको फूड चूसने के दौरान उसके अंदर प्लाज्मोडियम मुंतकिल कर देता है। पहले वो प्लाज्मोडियम जो है उसने रिहाइश ली होती है मच्छर, जो मादा मच्छर होती है एनोफिलिस, उसके पेट में, फिर वो ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में अपनी रिहाइश ले लेता है और बदले में दोनों को ही नुकसान पहुंचाता है। इंसान को मलेरिया लगाता है तो ये देखें ना, इंसान का तो नुकसान हो गया, और मच्छर का क्या, उस प्लाज्मोडियम का क्या होगा? उसको खाना पीना और रिहाइश मिल गई और उसने अपना सर्वाइवल भी कर लिया। Dear student, parasitism usually causes death only in a very dense population.
डियर स्टूडेंट, यहाँ पर उसके कहने का मतलब कि पैरासाइटिज्म अमूमन उस हालत में जो है ना होस्ट को मार देती है जब ना वो वाफिर मकदार में उनकी आबादी हो जाए, जब उनकी आबादी हद से ज़्यादा बढ़ जाए, वो अपने आप को होस्ट के अंदर इतनी ज़्यादा जो है ना रिप्रोडक्शन कर ले, इतने ज़्यादा बच्चे पैदा कर लें कि उसकी तादाद हद से ज़्यादा बढ़ जाए और वो हद से ज़्यादा नुकसान कर दे, तो इस हालत में वो होस्ट को मौत के मुंह में उतार देते हैं। The parasites may also reduce fertility of the host. Dear student, यहाँ पे बायोलॉजिस्ट कहता है कि पैरासाइट अगर होस्ट की बॉडी में रहेगा तो उसको बीमार तो करेगा, उसे नुकसान तो पहुँचाएगा, और हो सकता है कि जो होस्ट है जिसके अंदर वो रह रहा है उसकी फर्टिलिटी भी ख़त्म कर दे, मतलब उसकी रिप्रोडक्शन पावर जो होगी उसको भी मुतासिर करेगा पैरासाइट, और वो जो है ना जो होस्ट होगा उसकी जो है ना आबादी को नहीं बढ़ने देगा। जो पैरासाइट होगा उसकी आबादी तो बढ़ेगी लेकिन होस्ट की आबादी को वो क्या करेगा, नहीं बढ़ने देगा, उसको क्या करेगा, स्टीराइल कर देगा, वो पांच कर देगा, उसको जो है ना फलने फूलने नहीं देगा जो होस्ट होगा। और जो पैरासाइट होगा वो जब होस्ट की बॉडी में एंट्री करेगा तो अपने आप की आबादी को ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। As a result, the size of the host population remains limited. Dear student, तो यहाँ पे जो है आपको एक बात बतानी है कि अल्लाह ताला ने ना जो नेचर है ना ये अपने आप को बैलेंस कर दिया। अल्लाह ताला को कुदरत का निज़ाम है कि वो जो है ना एक इकोसिस्टम में जो है किसी भी जो जानदारों की पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल रखती है, मतलब प्री और प्रेडेटर और होस्ट और गेस्ट जो है इनकी जो पॉपुलेशन होती है, इनकी कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन होती है इनको कंट्रोल में रखती है ताकि जो है ना नेचर सर्वाइव कर सके, इकोसिस्टम सर्वाइव कर सके। ये नेचर का जो है ना सर्वाइवल स्ट्रेटजी है, ये इन नेचर का जो है ना ये स्ट्रेटजी है। डियर स्टूडेंट, अब उसने एक प्लांट से भी मिसाल दी है पैरासाइटिज्म की। उसने कहा कि जो उसने कहा कि सिगार्टा एक पैरासाइटिक प्लांट होता है जिसके पास खुद का कोई क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल ना होने का मतलब यह है कि ये जो है अपनी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता, और ये जो है दूसरे पौधों के ऊपर उगता है, और ये क्या करता है उन्हीं दूसरे जिन पौधों पे ये उगता है उन्हीं से क्या करता है अपनी खुराक लेता है, और उन्हीं से खुराक ले रहे कि ये अपनी बढ़ोतरी करता है, अपनी नशोनुमा करता है, और बदले में होस्ट से जो सारे जो तवानाई होती है, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट होते हैं, उस होस्ट से खींच के ये अपने आप की नशोनुमा करता है, तो होस्ट को ये बहुत कमज़ोर कर देता है। एग्रीकल्चरिस्ट कंसिडर सिगार्टा अ डिस्ट्रक्टिव वीड एंड अ टेम्पो एरेडिकेटेड। डियर स्टूडेंट, तो जो हमारे जो ये ज़राअत वाले जो माहिर होते हैं, माहिर ज़राअत होते हैं, ये सिगार्टा को जो है ये एक तबाही फसल को और काश जो फसल है और जो दरख्त पौधों को जो है तबाही फिरने वाली जो है जड़ी बूटी समझते हैं, और ये चाहते हैं कि हमारे इसको ख़त्म किया जाए। डियर स्टूडेंट, सिगार्टा ऐसे ही आकाश की बूटी का आपने नाम सुना है? आकाश की बूटी जो होती है उसे सिगार्टा कहते हैं बायोलॉजी में। डियर स्टूडेंट, फिर हमारे पास दूसरा आ गया म्यूचुअलिज्म में डियर स्टूडेंट दोनों जानदारों का ही फ़ायदा होता है। दोनों साथ रहते हैं और दोनों का ही एक दूसरे से फ़ायदा होते हैं। Mutualism is the symbiotic association in which two organisms live in a mutually beneficial and usually necessary association. Example, one flower are pollinated by insect and bird. इस तो पहली मिसाल उसने जो दी है उसने ये दी है कि जो फ्लावर्स का रंग होता है वो डार्क कलर का, इस वजह से फ्लावर का कलरफुल रंग इस वजह से होता है ताकि वो इंसेक्ट को दूर से अपनी तरफ माइल कर सके, और इंसेक्ट्स उसके पोलन को और उनकी जो है ना
वो पॉलिनेशन कर सके, आज़ाइशी नस्ल कर सके, ताकि जो है ना वो पौधे और दरख्त जो अपने बीज बिखेर दें और उनकी जो है ना आज़ाइशी नस्ल हो जाए, उनकी जो है ना उस इलाके में जो है ना रिप्रोडक्शन आबादी ज़्यादा हो जाए। तो इस वजह से उससे पहले मिसाल दी कि फ्लावर्स जो है इस वजह से ब्राइट कलर के होते हैं, ब्राइट कलरफुल होते हैं, ताकि जो है ना बर्ड्स और इंसेक्ट्स को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकें, ताकि इंसेक्ट्स और बर्ड उन पर बैठे और उनकी जो सीड्स हों वो स्कैटर हो। The flower provides the animal with food in the form of nectar in return. जी स्टूडेंट, तो कहते हैं इंसेक्ट तो फ्लावर जो होता है नेचर ने जो है ना ये सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट रखी है कि हर जानदार को अपनी जो है ना ज़िंदगी से प्यार रखा है। हर जानदार को नेचर ने ना अपनी ज़िंदगी से प्यार करवा के रखा है और अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए ना हर जानदार हाथ पैर मारता है। ये कुदरत का जो है ना नेचुरल प्रोसेस है। तो कहता है जो फ्लावर्स होते हैं उनमें जो फ्लावर ने नेक्टर भी डेवलप किए होते हैं। नेक्टर कहते हैं मीठे रस को। तो जो हनी बीज हो गई, तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये नेक्टर के लिए जो है उन फ्लावर्स पे जाते हैं ताकि वो मोर न्यूट्रिशन हासिल करें, खुराक हासिल करें उनसे। तो उनके जो पाँव पे जो है उनके पोलन स्टिक हो जाते हैं। तो जब वो दूसरे पौधे पे या पौधे की फूल पे बैठते हैं तो उनके जो स्टिग्मा होते हैं उन पे वो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन हो जाती है। सेल्फ पॉलिनेशन ये होती है ना कि एक ही पौधे के दो फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स का जो है ना वो फर्टिलाइजेशन हो जाए, उनका क्रॉस हो जाए। और क्रॉस पॉलिनेशन ये होती है कि दो एक जैसे पौधे लेकिन दो अलग अलग जो पौधे हैं उनके दरमियान जो है वो उनके पोलन्स और स्टिग्मा के दरमियान, गैमेट्स के दरमियान फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और जो एक ही पौधे के दो फूलों के दरमियान जो पॉलिनेशन होगी उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, तो ये नेचर की जो है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है कि जो फूल है वो अपने अंदर रस भी डेवलप करते हैं, ताकि जो है जो परिंदे हैं और जो इंसेक्ट हैं वो उसे चूसने के लिए आए और उनके सीड्स और पोलन जो है ना वो स्कैटर्स हो सके और उनकी आबादी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उन पौधों की, उन फूलों की। डियर स्टूडेंट, दूसरी मिसाल उसने म्यूचुअलिज्म में दी है टर्माइट, दीमक की। कहता है दीमक जो है ना वो लकड़ी को खाता है, लेकिन दीमक जो है ना लकड़ी में क्या होता है, सेलुलोज होता है। सेलुलोज ये कार्बोहाइड्रेट है, वो होता है सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज को जो है वो दीमक जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो दीमक जो होता है उसके पेट में एक और छोटा सा जानदार होता है जिसको जो प्रोटोजोन होता है वो उसे क्या करता है, उसके पेट में रहाइश लेता है और उसे वो लकड़ी में जो सेलुलोज होती है वो उसको हज़म करके देता है। तो इस तरह जो दीमक हो गया और वो प्रोटोजोआ हो गया, टर्माइट और प्रोटोजोन हो गए, दोनों आपस में मिलजुल कर रहते हैं। और जो प्रोटोजोन होता है उसे रिहाइश मिल जाती है, खुराक मिल जाती है, और दीमक को भी जो है ना खुराक हज़म हो जाती है। तो दोनों जो है वो खुशबाश रहते हैं। यह है म्यूचुअलिज्म की दूसरी मिसाल। Dear student, तीसरी मिसाल है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द रूट नूडल्स ऑफ leguminous plants. Plants are another example of mutualism. The bacteria get food and shelter from the plant, where in return they fix nitrogen into nitrites for the plant, which is required for their growth. ये स्टूडेंट दूसरी उसने मिसाल दी है कि हमारे पास जो फलीदार जो हमारे पास पौधे होते हैं उनकी जड़ों में जो है बैक्टीरिया जो होता है वो अपना आशियाना बना लेते, अपना घर बना लेते हैं और उनकी जड़ों पर रहते हैं। वो क्या करते हैं कि उनकी जड़ों पर जो गैशियस नाइट्रोजन होती है, जो हवा में, आपको पता है हवा में जो नाइट्रोजन होती है वो गैशियस फॉर्म में होती है। तो जो उनके जड़ों को जो फलीदार जो पौधे उनकी जड़ों को जो नाइट्रोजन की हवा लग रही होती है, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसी क्या करते हैं, सॉलिडिफाइड करते हैं, नाइट्राइट में बदल देते हैं, ताकि जो है ना वो जो पौधे हैं उसकी रूट उसको सक कर सके। इस तरह जो बैक्टीरिया होता है उससे रिहाइश भी मिल जाती है पौधे की जड़ों में, और जो है उससे पौधे से खुराक भी मिल जाती है, और पौधे को भी वाफिर मकदार में जो है जो मैक्रोन्यूट्रन है, जो पौधे को ज़्यादा मकदार में जो खुराक चाहिए नाइट्रोजन, ताकि वो जो है प्रोटीन बना सके, वो उसे बैक्टीरिया की मदद से मिल जाती है। इस तरह पौधे और बैक्टीरिया दोनों का फ़ायदा हो जाता है। तो इसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। डियर स्टूडेंट,
तीसरी टाइप है हमारे पास कमेंसलिज्म। डियर स्टूडेंट, कमेंसलिज्म की इस टाइप में जो हमारे पास होस्ट होता है उससे तो कुछ फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जो हमारे पास पैरासाइट होता है वो जो है उससे फ़ायदा मंद हो जाता है, होस्ट से फ़ायदा मंद होता है। The commensalism is a symbiotic relationship between two species in which one species is benefited and the other is neither benefited or nor harmed. Epiphyte plant grow on the branches of tall tree where they receive better light, but they take nourishment from the tree. Instead, their root absorb water and mineral from air as they prepare their own food. डिस्टूडेंट तो उससे एक मिसाल दी है एपीफाइट वो पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों की शाखों पर उग जाते हैं। उनके दूसरे पौधों की शाखों पर उगने का मकसद ये होता है ताकि वो ना ऊंची जगह पर हो ताकि वो जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऊंची जगह पर, ताकि उन पर रोशनी लगे, ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके, उनमें भी ग्रीन पिगमेंट तो होता है इस वजह से। और वो दूसरे जो एपीफाइट प्लांट होते हैं वो हवा, उनके अंदर ये खासियत होती है कि वो हवा से जो है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। इस वजह से उन्हें जो है जो ट्रीज़ होती है, जो ऊंचे ट्रीज़ होते हैं, उनसे उन्हें रिहाइश मिल जाती है और उन्हें अपनी खुराक हासिल करने में मदद मिलती है। जबकि जो बड़ा जो दरख्त होता है उसे ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है, बल्कि जो एपीफाइट होता है, जो ऐसे पौधे जो दूसरे लंबे पौधे पर उग पड़ते हैं, उन्हें रिहाइश भी मिल जाती है और खुराक हासिल करने में मदद भी मिल जाती है। तो इस तरह जो हमारे पास एपीफाइट होता है उसका तो फ़ायदा हो जाता है, होस्ट का तो फ़ायदा हो जाता है, लेकिन जो हमारे पास जो टॉल ट्री होता है, लंबा ट्री होता है, उसे ना नुकसान होता है ना फ़ायदा होता है। डियर स्टूडेंट, दूसरी मिसाल उसने सकर फिश की दी है। डियर स्टूडेंट, ये सकर फिश एक बड़ी सी ये सकर फिश जो होती है छोटी सी मछली होती है जो शार्क और वेल्स पर जो है ना चिपक जाती है उनके जिस्म पर। और जो इससे होता है वो क्यों चिपकती है? सकर फिश शार्क और वेल की जिस्म पर इस वजह से चिपकती है कि जब ना शार्क और वेल शिकार करती हैं, इन और सकर फिश को ना शिकार हासिल करने में ना मुश्किलात पेश आती है, तो ये ना शार्क और वेल की जिस्म पर चिपक जाती हैं। और जब वेल और शार्क जब शिकार करती है तो उनके मुंह से जब गोश्त गिरता है तो उनके जिस्म से ये सकर फिश अलग होकर जल्दी वो गोश्त के टुकड़े खा लेती हैं। और दूसरा ये कि शार्क और वेल के साथ जो उनकी जिस्म के साथ अटैच होने का दूसरा फ़ायदा उन्हें ये होता है कि वो दूर दराज समंदर में भी पानी में सफ़र कर लेती है और ज़्यादा जगह उन्हें सर्वाइवल करने के ज़्यादा चांसेस उन्हें मैसर हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी की मिसाल जो है अगर आपने देखा हो मगरमच्छ को देखा हो, जब वो शिकार करता है तो उसके मुंह पे जो है ना कुछ पैरासाइट्स होते हैं, बैक्टीरिया होता है और कुछ गोश्त के टुकड़े होते हैं जो उसे इन्फेक्शन करा सकते हैं, उन्हें बीमार कर सकते हैं। तो वो मगरमच्छ ये कहते हैं कि पानी में शिकार करने के बाद धूप में निकल आते हैं और अपना मुंह खोल लेते हैं। तो एक परिंदा होता है वो उनके दांतों की उनकी मुंह की सफाई कर देता है। नेचर ने इतना तो मगरमच्छ जब शिकार करके पानी से निकलता है और धूप में लेट जाता है, अपना मुंह खोल देता है, तो वो परिंदा आता है और उसके दांतों से पैरासाइट, बैक्टीरिया और वो जो मांस के टुकड़े होते हैं, गोश्त के टुकड़े होते हैं, वो उसके मुंह से खा लेता है। तो इस तरह उस परिंदे को जो है खुराक मिल जाती है और वो आसानी से उसको न्यूट्रिएंट्स दस्तयाब हो जाते हैं। जबकि मगरमच्छ की जो है ना मगरमच्छ का भी फ़ायदा हो जाता है, वो इन्फेक्शन से बच जाता है और बीमारियों से बच जाता है। डियर स्टूडेंट, तो ये बर्ड और क्रोकोडाइल वाली मिसाल जो है, मगरमच्छ वाली मिसाल जो है, ये म्यूचुअलिज्म में आती है, कमेंसलिज्म में नहीं आती। ये मैंने वैसे आपको समझाने के लिए बताया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा सरसरी जायजा लेंगे डियर स्टूडेंट, अब हम सारे जो है ना ये इकोलॉजिकल रिलेशनशिप देखेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहला हमारे पास है कंपटीशन।
कंपटीशन हमारे को दो किस्म के डायरेक्शन में आता है, इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है और इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है, जहाँ पे दो जानदार मुकाबला कर सकते हैं। दो एक ही किस्म के जानदार एक ही किस्म की ज़रूरत के ज़राए और मसाइल के लिए कम्पीट कर सकते हैं, और दो अलग किस्म के जानदार भी और एक ही किस्म के ज़राए और वसाइल के लिए कम्पीट कर सकते हैं, मसलन खाना, खुराक और रिहाइश और अपने सर्वाइवल के लिए, अपने आप की ज़िंदगी की बका के लिए। डियर स्टूडेंट, तो अगर हम बात करें इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन की, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन में कंपटीशन की, तो अगर दो जो मेल डियर होते हैं, दो जो नर जो हिरन होते हैं, वो जो अपने जो मेड होती है उसके लिए फ़ाइट करता है कि इससे मैं जो है ना संबंध बनाऊंगा, इससे मैं जो अपना ताल्लुक़ बनाऊंगा और मेरी नस्ल आगे बढ़ेगी। मतलब एक मेल डियर जो दो मेल डियर के दरमियान कंपटीशन इस बात पर कि वो जो फीमेल डियर है वो उसके साथ मैटिंग करेगा, इंटीमेट होगा। और डियर स्टूडेंट, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन में अगर कंपटीशन की बात करें तो लॉइन वर्सेस हाइना फॉर प्रे। डियर स्टूडेंट, ये जो हाइना होता है ये लदर बदर होता है। डियर स्टूडेंट, ये इतने हाइना इतने पावरफुल होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये जो है ना शेर से भी अपना शेर से भी शिकार छीन लेते हैं। तो हाइना और शेर के दरमियान जो उन्होंने शिकार किया होता है उसके दरमियान जो कंपटीशन होता है उसको आप इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन की मिसाल में ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, और थर्ड मिसाल जो है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन में कंपटीशन की, वो ट्रीज़ की हम देंगे। डियर स्टूडेंट, तो आपने जंगल में देखा होगा कि जो ट्रीज़ होती है वो उनके कद लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, और उनकी जड़ें जो होती हैं वो दूर तक फैली होती है, एक दूसरे से उनकी जड़ें दूर तक फैली होती है कंपटीशन में। डियर स्टूडेंट, वो होता है यूँ कि वो जो एक ट्री जो है ना दूसरी ट्री से इस वजह से ज़्यादा ऊंचा होना चाहता है ताकि उस पर जो है ना सूरज की रोशनी लगे। अगर सूरज की रोशनी लगेगी और उससे जो है ना न्यूट्रन मिलेंगे तो वो जो है ना फोटोसिंथेसिस अच्छा कर पाएगा। और दूसरी जड़ें वो इस वजह से लंबी करता है कि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रन अपनी जड़ों से खींच ले और जो है ना सारे न्यूट्रन उससे मिल जाए और वो उसकी जो है ना आगे सर्वाइवल हो सके। दूसरे डायरेक्शन की हमारे पास दूसरी टाइप है एमेंसलिज्म। डियर स्टूडेंट, एमेंसलिज्म में जो होता है एक जानदार जो होता है उससे तो नुकसान हो जाता है, लेकिन दूसरा जो जानदार होता है उसे कुछ भी नहीं होता, ना उसे फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। डियर स्टूडेंट, ये भी इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन की जो है वो टाइप है। इसमें हमारे पास पेनिसिलियम फंगस किल बैक्टीरिया, फंगस अनइफेक्टिव। डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास एक फंगस होता है जिसका नाम पेनिसिलियम होता है, जो बैक्टीरिया पे अगर गिर जाए तो बैक्टीरिया को तो मार देता है, लेकिन उससे ना खुद को कुछ भी नहीं होता, ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। डियर स्टूडेंट, दूसरी मिसाल वॉलनट ट्री राइजेस टॉक्सिक केमिकल इन इमिटिंग नियर बाय प्लांट। डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास जो अखरोट के दरख्त होते हैं, अखरोट के दरख्त जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो मिट्टी में क्या करते हैं जहरीले केमिकल जो है ना वो छोड़ देते हैं ताकि उसके आसपास जो है ना जो दूसरे पौधे उनको ना साजगार हालात ही ना मिल सकें, उनको न्यूट्रन ना मिल सकें, उन्हें जो है ना अच्छा साजगार माहौल ना मिल सके ताकि आसपास उसके और पौधे अखरोट के दरख्त के इर्द गिर्द उग सकें। तो ये भी एमेंसलिज्म की मिसाल है। डियर स्टूडेंट, तीसरी मिसाल एमेंसलिज्म की ये है कि जिसमें एक जानदार को तो नुकसान हो जाता है माइनस, और दूसरा जो जानदार होता है उसे कुछ भी नहीं होता, वो ज़ीरो न्यूट्रल। तो उसकी मिसाल उसने दी है कि जो हमारे पास बड़े पौधे होते हैं वो छोटे पौधों को क्या कहते हैं, उन पर साया कर देते हैं। बड़े पौधे छोटे पौधों पे साया क्यों करते हैं, वो इससे करते हैं ताकि बड़े पौधे कहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी मुझे मिले और मेरी जड़ें लंबे ताकि मैं ज़मीन से वाटर और मिनरल और न्यूट्रन खींच सकूँ। और छोटे पौधों को वो नुकसान पहुंचाता है। छोटे पौधों को लाइट नहीं मिलेगी, मिनरल न्यूट्रन नहीं मिलेगा, तो वो छोटे पौधों की जो सर्वाइवल होगी वो नहीं हो सकी। तो ये भी एमेंसलिज्म की मिसाल है। डियर स्टूडेंट, कमेंसलिज्म की डियर स्टूडेंट उसने मिसाल ये दी। कमेंसलिज्म डियर स्टूडेंट इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन की टाइप है।
कमेंसरिज्म में ये होता है कि जो एक जानदार होता है उसे तो फ़ायदा हो जाता है, लेकिन दूसरा जानदार जो होता है उसे ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। डियर स्टूडेंट, इसकी मिसालें देख लेते हैं। 3 एग्जाम्पल दी हुई हैं। कैटल ए ग्रेट, फॉलो काउ एंड ईट ए जेट। डियर स्टूडेंट, तो इसने मिसाल दी है कि जो हमारे पास कैटल मवेशी होते हैं, हमारे पास जो मवेशी होते हैं उन पे जो है ना इंसेक्ट उनके जिस्म पर उनके पीछे इंसेक्ट्स आते हैं, उन पर उनके जिस्म पे जो कीड़े मकोड़े हैं वो रहते हैं। तो जो है दूसरे जानदार क्या करते हैं, वो कीड़े मकोड़े खा लेते हैं। तो इस तरह जो है जो काउज होते हैं, जो कैटल होते हैं, उनका तो फ़ायदा हो जाता है, काउ और कैटल्स का तो फ़ायदा हो जाता है, लेकिन इंसेक्ट्स को नुकसान होता है। ऑर्चिड ग्रोइंग ऑन ट्री ट्रंक। ट्रंक कहता है तने को। दूसरे ये ऑर्चिड होता है, ये फूल होते हैं जो ना दरख्त के तने पर उगाते हैं। ये आपने देखे होंगे अक्सर ये येलो कलर के फूल होते हैं, ये जो है ना दरख्त के तने पर उगाते हैं। तो ये दरख्त के तने पे क्या करते हैं, ये दरख्त के तने पर जो है रिहाइश लेते हैं, न्यूट्रल लेते हैं, और बदले में जो है ट्री को कुछ भी नहीं होता। बार्निकल्स ऑन वेज। डियर स्टूडेंट, वेल जो होता है ये बहुत ही ना बड़ा जानवर होता है। तो बार्निकल्स जो होता है ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। अगर ये वेल की जिस्म पे हो भी तो उसे कोई महसूस नहीं होते। बार्निकल्स आपने देखे होंगे, ये जो है ना ये जिस्म के साथ ना पक्के चिपक जाते हैं। तो बार्निकल्स जो है इसका जो है ना ये बार्निकल जो होते हैं इनका जो है ना फ़ायदा हो जाता है, वेल से इनको रिहाइश मिल जाती है उनकी जिस्म पर, लेकिन वेल्स को इनसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वेल्स बहुत साइज़ में बहुत बड़ा होता है। तो वेल जो है उसे महसूस भी नहीं होता कि उससे जिस्म पे कोई बार्निकल्स है भी कि नहीं। डियर स्टूडेंट, पैरासाइटिज्म, एक्टोपैरासाइटिज्म, ये इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन की टाइप में फॉल करती है ये इंटरेक्शन। डियर स्टूडेंट, इसमें जो पैरासाइट होता है वो उसके अंदर रहता है और उसे नुकसान पहुंचाता है। जैसे कुत्ते पर जो पिस्सू होते हैं वो क्या कहते हैं, कुत्ते से खून चूसते हैं, और कुत्ता जो है वो साइकोलॉजिकल जो है डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन जो है पिस्सू को खुराक भी मिल जाती है और रिहाइश भी मिल जाती है, जबकि कुत्ता जो है उसको जो साइकोलॉजिकल और जो बीमारियां उसको लग जाती हैं। दूसरी मिसाल इसने दी है लाइस ऑन ह्यूमन। लाइस जो सर में जुएँ हो जाती हैं, तो सर में जो जुएँ हो जाती हैं वो हमें क्या करती हैं, और जो जुएँ होते हैं वो हमारे सर से खून चूसती है, और बदले में हम क्या करते हैं, हमें साइकोलॉजिकल हमारे जो है वो साइकोलॉजिकल अफेयर्स हमें जो है ना वो उनका सामना करना पड़ता है। फ्लाइज ऑन कैट। फ्लाइज भी आप कह सकते हैं कि जो कैट पे जो पिस्सू हो जाते हैं वो सेम मिसाल है एक्टोपैरासाइटिज्म की। तो फ्लाइज जो है वो कैट से क्या करते हैं, वो चूसते हैं, रिहाइश लेते हैं, जबकि कैट्स को क्या करते हैं, बीमार करते हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं। पैरासाइटिज्म, इंडोपैरासाइटिज्म। डियर स्टूडेंट, ये भी इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन की टाइप में फॉल करती है। डियर स्टूडेंट, इसमें जो पैरासाइट होता है वो होस्ट के अंदर रहता है। जैसे कि टैपवर्म जो हमारी इंसानों की आंतों में जो कीड़ा पाया जाता है, वो क्या करता है, हम जो हम खाना खाते हैं वो उसे हमसे खुराक लेते हैं और बदले में हमें क्या करते हैं, बीमार करता है टैपवर्म। सही है। प्लाज्मोडियम काज मलेरिया एंड ब्लड। और डियर स्टूडेंट, ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये एनाफिलिस मादा जो मच्छर होती है इसके पेट में पाया जाता है और ये मलेरिया कॉज करता है। ये क्या प्लाज्मोडियम इंसानी जिस्म में ब्लड स्ट्रीम में क्या करता है, रिहाइश लेते हैं, न्यूट्रन लेते हैं, और बदले में उसे क्या इंसान को क्या कहता है,
मलेरिया कॉज करता है, और मलेरिया जो है ना वो फैटल है, मतलब इंसान को मार भी सकती है। फिर स्टूडेंट तीसरी मिसाल इसने एंडोपैरासाइटिज्म की दी है, राउंड वॉर्म इनसाइड डॉग। डियर स्टूडेंट, जो डॉग के पेट में कीड़ा हो जाता है उसे राउंड वॉर्म कहते हैं। अगर इंसान के पेट में कीड़ा होगा तो उसे कहेंगे टैप वॉर्म, अगर कुत्ते के पेट में कीड़ा होगा तो उसको राउंड वॉर्म कहेंगे। तो ये भी क्या करता है, कुत्ते से क्या करता है, न्यूट्रल लेता है, रहाइश लेता है राउंड वॉर्म, और बदले में कुत्ते को बीमार करता है। और अक्सर अक्सर इस तरह देखा गया कि राउंड वॉर्म कुत्तों को मार भी देता है, और टैप वॉर्म इंसानों को भी मार देता है। अक्सर वो बहुत कम देखा गया है। म्यूचुअलिज्म इंट्रास्पेसिफिक। डियर स्टूडेंट, म्यूचुअलिज्म भी इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन की कैटेगरी में फॉल करता है। यहाँ पे म्यूचुअलिज्म में दोनों जो जानदार होते हैं वो उन्हें फ़ायदा होता है। मिसाल उन्होंने दी है बीज और फ्लावर की। बीज और फ्लावर आपस में कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं, पॉलिनेशन। बीज जो है वो पुरुष से नेक्टर लेती है, और जो है प्लांट्स को फ्लावर की क्या हो जाती है, पॉलिनेशन हो जाती है। राइबोजियम बैक्टीरिया एलिजम रूट। ये स्टूडेंट राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है, राई जो लफ्ज़ है ना ये रूट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, बायोलॉजी में। तो और जो फलीदार जो पौधे होते हैं कि जो जड़ों पे जो राइबोजियम बैक्टीरिया रिहाइश इख्तियार कर लेता है, तो वो भी किसकी मिसाल है, म्यूचुअलिज्म की। दोनों का ही क्या हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है, राइबोजियम बैक्टीरिया का भी और लिजम के प्लांट का भी। बर्ड क्लीनिंग क्रोकोडाइल टीथ, तो ये मैंने आपको मिसाल ऊपर दे चुका हूँ, ये इसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं कि क्रोकोडाइल के टीथ जो है ना वो एक परिंदे होते हैं, वो क्रोकोडाइल की टीथ को साफ़ कर देते हैं, और इस तरह क्रोकोडाइल जो इन्फेक्शन और बीमारियों से बच जाता है, और जो बर्ड होते हैं वो खुराक में गए। तो ये भी मिसाल म्यूचुअलिज्म की मिसाल है। डियर स्टूडेंट, जो अगली जो हमारे पास कैटेगरी है वो है एक्सप्लॉयटेशन, जिसको आप प्रेडेशन भी कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन की कैटेगरी में फॉल करता है। यहाँ पे जो एक्सप्लॉयटेशन में होता है, एक जानदार जो है ना दूसरे को मार देता है, उसका शिकार कर लेता है और उसको खा लेता है। जैसे जो चीता होता है, टाइगर होता है, वो क्या करता है, हिरन को खा जाता है। और जो परिंदा, जो बर्ड होते हैं, ईटिंग वॉर्म, जो परिंदे होते हैं वो क्या कहते हैं, जो कैंचुए होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको खा जाते हैं। और जो स्नेक ईटिंग अ माउस, और जो सांप होता है वो क्या कर लेता है, चूहों को खा जाता है। तो ये सारे किसकी मिसाल है, एक्सप्लॉयटेशन, या आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं प्रेडेशन की मिसाल है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास आती है इंट्रा स्पेसिफिक कॉपरेशन सोशल रिलेशनशिप। डियर स्टूडेंट, ये इंट्रा स्पेसिफिक की कैटेगरी में फॉल करती है। डियर स्टूडेंट, इस टाइप की इंटरेक्शन में जो मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज हेल्प ईच अदर। डियर स्टूडेंट, ये सोशल रिलेशनशिप और इंट्रा स्पेसिफिक कॉपरेशन में कि जो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन इसमें होता है कि एक मेंबर जो दूसरे अपने फैमिली के एक मेंबर जो है दूसरे फैमिली जो अपने फैमिली का एक मेंबर जो अपने फैमिली के दूसरे मेंबर की जो है मदद करता है, और दोनों को क्या होता है, फ़ायदा हो जाता है, और वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। एक दूसरे की ज़रूरत उन्हें पड़ती है तो एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे कि वुल्व्स हंटिंग इन पैक, जिस तरह हमारे पास भेड़िया होते हैं, वो क्या करते हैं, झुंड में शिकार करते हैं, एक दूसरे के शिकार करने में मदद करते हैं और मिल के शिकार खाते हैं। जैसे कि हमारे पास आंट वर्किंग टुगेदर, जिस तरह हमारे पास कीड़े मकोड़ों की क्या होती है, एक कॉलोनी होती है, और वो मिल के क्या करते हैं, खुराक ज़ख़ीरा करते हैं, और फिर मिल के सर्दियों के मौसम में उसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, उसे खाते हैं। ह्यूमन टीम वर्क, और ये इसकी सोशल रिलेशनशिप की जो तीसरी टाइप ये भी हो सकती है हम ह्यूमन की, कि हम ह्यूमन भी बाज़ औक़ात टीम वर्क में काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, और एक कॉमन जो हमारे जो मोटिव्स होते हैं, कॉमन जो हमारे इंटरेस्ट होते हैं, उनको हासिल करने के लिए, जैसे कि खुराक, रिहाइश और अपनी सर्वाइवल के लिए। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइप है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, ये टाइप इंट्रा स्पेसिफिक की कैटेगरी में फॉल करती है।
मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज फाइटिंग फॉर सेम रिसोर्सेज। डियर स्टूडेंट, इसमें जो जो एक ही किस्म के जो एक ही फैमिली के जो फ़र्द होते हैं, मेंबर होते हैं, वो सेम सोर्सेज और रिसोर्सेज ज़राए और वसाइल के लिए क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 है प्लांट और सेम स्पीसी कम्पीटिंग फॉर वाटर। जैसे कि हमारे पास एक ही जैसे पौधे जो ना आपस में मुकाबले में होते हैं कि खुराक और पानी के लिए, डियर फाइटिंग फॉर टेरिटरी। और जैसे कि हमारे पास हिरन जो होते हैं वो जो लड़ाई करते हैं अपनी रिहाइश गाह के लिए लड़ते हैं कि इस जगह पे मैं इस हैबिटेट में ये इस हैबिटेट में मैं रहूँगी, दूसरी डियर कहती है इस हैबिटेट में मैं रहूँगी। बर्ड competing फॉर देयर नेस्टिंग साइट। और ये जो है ना परिंदों में भी ये इंटरेक्शन पाई जाती है कि जो है ना वो कम्पीट करती हैं जो है ना दरख्त पर घोंसलों की जगहों के लिए। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ जो हमारा ये इंटरेक्शन की जो है ये ख़त्म हो चला, इंटरेक्शन हमारी कंप्लीट हो चली। डियर स्टूडेंट, ये अगर चार्ट की बात की जाए तो आप ये इंट्रा और इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन का चार्ट कैसे बनाएंगे डियर स्टूडेंट। तो प्लस जो है जिसको फ़ायदा होता है वो ना पहले लिखा जाता है। तो जो जिसको इंटरेक्शन में जिसको फ़ायदा होता है उसको हम प्लस के साइन से शो करते हैं, और जिसको नुकसान होता है उसे माइनस के साइन से, और जिसको ना फ़ायदा होता है ना नुकसान उसको न्यूट्रल ज़ीरो के साइन से हम शो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो म्यूचुअलिज्म होता है उनमें दोनों का फ़ायदा होता है, तो दोनों क्या होते हैं, प्लस प्लस होते हैं। कमेंसलिज्म में एक का फ़ायदा होता है, दूसरे का ना फ़ायदा होता है ना नुकसान, वो न्यूट्रल होता है, ज़ीरो होता है, तो प्लस ज़ीरो। अमेंसलिज्म में एक का तो नुकसान होता है लेकिन दूसरे का ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। जैसे कि पेनिसिलियम जो हमने वो केस पढ़ा था कि पेनिसिलियम जो बैक्टीरिया को मार देता था। और पैरासाइटिज्म में क्या होता था, एक का फ़ायदा एक्टो और एंडो पैरासाइटिज्म में क्या होता था कि एक का तो फ़ायदा होता था और दूसरे का क्या होता है, नुकसान। तो ये क्या है, प्लस माइनस रिलेशनशिप है। अच्छा, प्रेडेशन और एक्सप्लॉयटेशन में क्या होता था, ये भी क्या है, प्लस माइनस रिलेशनशिप है। मतलब एक का तो फ़ायदा होता है, दूसरे का क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, वो शिकार बन जाते हैं। और कंपटीशन में जो है ना, कंपटीशन इंटर स्पेसिफिक हो या इंट्रा स्पेसिफिक हो, दोनों में ही क्या होता है, दोनों के लिए माइनस माइनस है, दोनों का ही क्या होता है, नुकसान होता है। तो इस बात से हमें क्या पता चलता है कि कंपटीशन जो है वो क्या है, अच्छी चीज़ नहीं है। कंपटीशन के बहुत सारे नेगेटिव पहलू है, फैक्टर्स हैं जो लाइफ को मुतासिर करते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक कॉपरेशन या सोशलाइजेशन में दोनों का ही फ़ायदा होता है, तो दोनों क्या है, प्लस प्लस है। डियर स्टूडेंट, अब आखिर में आपसे एक सवाल पूछूंगा कि हमारे पास एक मिसाल है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन की, कोयल बर्ड की और क्रो की, कौवे की। ये क्या करते हैं कि एक दूसरे के घोंसलों से जो अंडे उन्होंने दिए होते हैं, एक दूसरे के अंडों को गिरा के उधर अपने अंडे रख देते हैं, और अपने बच्चों को दूसरों, अगर कौवा होगा तो वो कोयल से अपने बच्चों को बड़ा कराएगा, और अगर कोयल बर्ड होगी तो वो क्या करेगी, जो कौवा होगा उससे अपने बच्चों को बड़ा कराएगी। मतलब ये अपने बच्चों की ना खुद परवरिश नहीं करते, ये जो अपने बच्चों की परवरिश रहते हैं वो दूसरों के ज़िम्मे सौंप देते हैं। तो ये आप इस इंटरेक्शन को आप किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? आए ये अमेंसलिज्म है, कमेंसलिज्म है, पैरासाइटिज्म है, म्यूचुअलिज्म है, एक्सप्लॉयटेशन है, या कंपटीशन है? क्या है ये, वो आप ये मुझे बताएं, ठीक है? ये आप मैं छोड़ता हूँ, आपने कमेंट्स में मुझे इसका जवाब देना है कि कोयल बर्ड और जो कौवा है, क्रो है, उसमें जो एक दूसरे के नेस्ट से अंडे गिरा के अपने अंडे रख के अपने बच्चों की परवरिश दूसरों से कराने का जो अमल है, ये किस इंटरेक्शन में आती है? डियर स्टूडेंट, तो इसी के साथ हमारा ये वन शॉट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। Thanks for watching with patience and attention. If you found this helpful, please do not forget
to like, share, and subscribe to our channel Horizon Minds Academy Official for more educational content. Stay tuned to Horizon Minds Academy Official. See you in the next video. Love you all. God bless you. Allah Hafiz.